नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की नई उद्योग नीति को एमएसएमई और आत्मनिर्भर भारत अभियान पर फोकस करते हुए तैयार किया है। यह हरियाणा दिवस के अवसर पर 1 नवंबर से लागू होगी और इसको उद्योग और रोजगार नीति 2020 का नाम दिया गया है। ये जानकारी मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम के लोक निर्माण विश्राम गृह में नई उद्योग नीति को लेकर विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए दी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास उद्योग और वाणिज्य विभाग का प्रभार भी है, वो भी बातचीत के दौरान वहां उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार का प्रयास है कि हमारा प्रदेश समृद्ध हो और उद्योगों में प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया हो। इस बारे में उद्यमियों से जब सुझाव आमंत्रित किए गए तो उन्होंने हरियाणा के युवाओं का उद्योगों में काम करने के लिए स्किल अपग्रेडेशन के साथ एप्टीट्यूड और बनाने का सुझाव दिया है। इस दिशा में बैठक में ही उपस्थित विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राज नेहरू को बिहेवियरल एटीट्यूड के लिए शॉर्ट टर्म कोर्स तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई उद्योग और रोजगार नीति 2020 में हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश लाने और प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने पर फोकस रहेगा। इससे पहले उद्यमियों के साथ आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा था कि उद्योगों के नाते हरियाणा आज भी देश में अग्रणी राज्यों में है। सरकार का लगातार प्रयास रहता है कि राज्य और समृद्ध बने। इसी दिशा में मौजूदा हरियाणा सरकार लगातार पिछले 6 वर्षों से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि साल 2014 में जब वर्तमान बीजेपी सरकार ने प्रदेश के बागडोर संभाली थी तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा 14वें स्थान पर था। इसके बाद सरकार के प्रयासों से हरियाणा 6ठे स्थान पर आया है और बाद में 3रे स्थान पर भी पहुंचा। उन्होंने कहा कि इस बार कुछ प्रक्रिया से जुड़ी कमी के कारण हरियाणा रैंकिंग में थोड़ा पिछड़ गया है, लेकिन भविष्य में उन कमियों को दूर करके फिर से आगे राज्यों को लेकर आया जाएगा। राज्य में अब पुल निर्माण के संबंधी प्रोजेक्ट स्पीड पकड़ेंगे। इसके लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पुल निर्माण संबंधी सभी परियोजनाओं की समय सीमा निर्धारित कर दी है। उन्होंने संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को आदेश भी दिए हैं कि वो समय समय पर निर्माण की प्रगति का जायजा लेते रहें। डिप्टी सीएम ने कहा कि अधिकारीगण ये कोशिश करें कि निर्माण निर्धारित समय अवधि में ही पूरा हो और बेवजह परियोजना पूरी करने में देर न हो। बैठक में उन्होंने प्रदेश भर में 55 पुल निर्माण परियोजनाओं पर चल रहे कार्यों की समीक्षा की। शनिवार को वो गुरुग्राम में प्रदेश के लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे पुलों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये बातें कही। इसके लिए प्रदेश भर के लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक गुरुग्राम के लोक निर्माण विश्राम गृह में आयोजित की गई। उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस समीक्षा बैठक के दौरान गुरुग्राम जिला से संबंधित 3 पुल परियोजनाओं पर चर्चा हुई। इनमें संबंधित अधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री को बताया कि गांव धनवापुर के पास 8.12 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जो कि लगभग 1 वर्ष में पूर्ण होगा। इसी प्रकार फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर गांव बंधवाड़ी के पास लगभग 11.22 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना का लगभग 60% कार्य पूरा हो चुका है। वहीं गुरुग्राम में मुख्य बस अड्डे के पास राव महावीर चौक पर अंडरपास का निर्माण कार्य भी चल रहा है। इस परियोजना का लगभग 11% कार्य पूरा हुआ है और इसमें राव महावीर सिंह चौक और महाराजा अग्रसेन चौक के चौराहों का सुधारीकरण भी शामिल है। पूरी परियोजना की लागत लगभग 56 करोड़ रुपए है। बैठक में सभी विभागीय अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए गए कि वो परियोजनाओं का नींव पत्थर रखवाने से पहले ये सुनिश्चित करें कि उस परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति हो, जगह सभी विवादों से मुक्त हो और उसकी वित्तीय लागत का सही अनुमान लगाया जाए। उसी अनुसार परियोजना को पूर्ण करने का समय भी निर्धारित करवाएं। उसके बाद निर्माण निश्चित अवधि में ही पूरा हो। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 में हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा और संस्कारों का ज्ञान देने पर फोकस किया गया है, ताकि वो आगे चलकर राष्ट्र को सही दशा और दिशा देने में सक्षम हो पाएं। कंवर पाल ने कहा कि हाल ही में घोषित नई शिक्षा नीति में भी इस बात पर मुख्य रूप से बल दिया गया कि देश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे।
चाहे वो बेघर हो या झोपड़ीपट्टी में, शहरों में, गाँव में, महानगरों में या वातानुकूलित कमरों में रहता हो। हर बच्चे को प्री स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक की शिक्षा उसकी सुविधा और सहजता से उपलब्ध करवाने के लिए इस नीति में आमूलचूल परिवर्तन भी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में सभी के लिए साक्षर होना आवश्यक है, इसलिए बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे अपने आसपास के निरक्षर और गरीब बच्चों को कम से कम साक्षर तो बनाना सुनिश्चित करें, क्योंकि बच्चे देश की धरोहर और भावी राष्ट्र निर्माता हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहली बार नई शिक्षा नीति के लिए पंचायती राज, शहरी स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधियों से लेकर देश की संसद और राज्यों की विधानसभाओं के प्रतिनिधियों के साथ शिक्षा के महत्व और मकसद को बखूबी समझने वाले हर शिक्षाविद से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं और 2 लाख से अधिक सुझावों को नई शिक्षा नीति में समायोजित भी किया गया है, जो इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विविधतापूर्ण शुरुआत करने के बाद लोगों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वेबिनार के माध्यम से कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य स्वयं नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के प्रति गंभीर हैं और उनकी पहल पर ही चंडीगढ़ में शिक्षाविदों की 4 दिवसीय डिजिटल कॉन्क्लेव का आयोजन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के नए भारत की नींव तैयार करने वाली है। यह नीति 34 वर्षों के बाद घोषित हुई है। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने किसानों से आह्वान किया है कि वह खेतों में पराली को न जलाएं, बल्कि सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के तहत कृषि उपकरणों पर दी जा रही सब्सिडी का लाभ उठाकर पर्यावरण को बचाने में अहम भूमिका निभाएं। पराली को विभिन्न प्रक्रिया से गुजरकर इससे कोयला और टार भी तैयार किया जा सकता है, जिससे सड़कों का निर्माण होता है। दलाल पानीपत जिले के इसराना खंड के पढ़ाना गांव में नवयुग इंटरप्राइजेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर एग्रीकल्चर वेस्ट के संयंत्र का उद्घाटन करने के उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने ये बातें कही। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि युवाओं को इस तरह के कार्यों के लिए आगे आना चाहिए। इस अवसर पर सांसद संजय भाटिया, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, गजेंद्र सलूजा, मीडिया कोऑर्डिनेटर रणदीप घनघस, कृषि विभाग के महानिदेशक विजय दहिया के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने खरीफ 2020-21 सीजन के लिए हरियाणा में मूंग की अधिकतम 5,825 मीट्रिक टन की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी है। खरीद अवधि 90 दिनों की होगी, जो 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि खरीद शुरू करने से पहले केंद्रीय नोडल एजेंसी पीएसएस दिशा निर्देशों के अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा खरीद केंद्रों से सामान्य सीमा के भीतर किए गए वैज्ञानिक भंडारण की उपलब्धता को सत्यापित करेगी। इसके अलावा खरीद केवल वैज्ञानिक भंडारण की उपलब्धता की पुष्टि तक सीमित होगी। इसके अतिरिक्त केंद्रीय नोडल एजेंसी पीएसएस के दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार पहले से खरीद स्टॉक को डिस्पोज करेगी। साथ ही केंद्रीय नोडल एजेंसी पंजीकृत किसानों से मूंग की केवल एफक्यू की खरीद पर और उसका उचित भंडारण सुनिश्चित करेगी। प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार स्वीकृति मात्रा की खरीद लागत का कम से कम 15% के बराबर रिवॉल्विंग फंड प्रदान करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि जिस किसानों से खरीद की गई है उनका भुगतान 3 दिनों के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में किया जाए। हालांकि ऐसे रिवॉल्विंग फंड प्रदान करने की लागत की प्रतिपूर्ति पीएसएस दिशा निर्देशों के अनुसार होगी। इंद्री उपमंडल के गांव जोनेसिरो की रहने वाली एक महिला से बिजली विभाग के फोरमैन पर मीटर लगवाने की आड़ में पैसे लेने, अश्लील बातें करने और बदतमीजी करने वाले आरोपी को पुलिस ने 22 दिनों के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में कई दिनों से आरोपी की कोई गिरफ्तारी न होने पर महिला पक्ष की ओर से थाना परिसर में नारेबाजी भी की गई थी और महिला पक्ष के लोगों ने पुलिस पर मिलीभगत के आरोप भी लगाए थे और इसीलिए कार्रवाई न करने के भी आरोप लगे थे। वहीं महिला पक्ष ने आरोपी को न पकड़ने पर सड़क जाम करने की धमकी भी दी थी। इस बारे में पुलिस अधिकारी एसएचओ सतपाल सिंह की काफ़ी तफ्तीश के बाद आरोपी को पकड़कर कोर्ट में पेश किया गया है। सतपाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया है, जो शिकायत अर्जी में दी गई है।
उसी के आधार पर धाराएं लगाई गई। सुमन देवी वाइफ और विशाल जनेश्वरों ने एक मुकदमा दर्ज कराया था। 4 तारीख को शिकायत दी थी कि भी एक फोरमैन मेरी मीटर लगाने आया था घर, जिसने मेरे साथ बदतमीजी की और मेरे साथ छेड़छाड़ किया। जो फोरमैन के खिलाफ उसी दिन मुकदमा दर्ज कर दिया था और फोरमैन घर से गायब था और अपनी ड्यूटी से भी गैरहाजिर चल रहा था। जो काफ़ी दबिश के बाद कल हमने काबू कर लिया उसको और आज गिरफ्तार करके उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। हाँ, वो भी शिकायत में है, ऐसी बात है। वो रिकॉर्ड में ले रखे, हमने मोबाइल भी रिकॉर्ड में लिया। उसके खिलाफ जो मुनासिब कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। कोरोना संक्रमित की मौत के बाद परिजनों के सैंपल लेने गई डॉक्टरों की टीम पर परिजनों द्वारा लाठी डंडों से हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। मामला गीता स्थली गांव ज्योतिसर का है। दरअसल ज्योतिसर निवासी एक व्यक्ति की मीरी-पीरी अस्पताल में मौत हो गई थी। वो कोरोना से संक्रमित था। ऐसे में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए डॉक्टरों की टीम जब ज्योतिसर गांव में मृतक के घर सैंपल लेने के लिए पहुंचे तो परिजनों ने डॉक्टरों की टीम पर लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दिए। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर सुखबीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वैसे तो उन्होंने टीम को कहा था कि पुलिस टीम के साथ सैंपलिंग के लिए जाए, लेकिन डॉक्टरों की टीम बिना पुलिस सुरक्षा के परिजनों के सैंपल लेने के लिए पहुंच गई। ऐसे में परिजनों द्वारा डॉक्टरों की टीम पर हमला कर दिया गया और बदतमीजी से पेश आए। वहीं एम्बुलेंस की तोड़फोड़ भी की गई। हमले के दौरान स्वास्थ्य विभाग की महिला कर्मी को चोटें भी आई हैं। उन्होंने पुलिस चौकी ज्योतिसर में शिकायत भी दे दी है। ज्योतिसर पुलिस चौकी जांच अधिकारी नरेश कुमार इस दौरान कहते हैं कि बारना सीएचसी की एसएमओ डॉक्टर अंजू की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस जांच कर रही है। 4-5 दिन पहले मेरी पीरी अस्पताल में डेथ हो गई थी। उसको कोविड पॉजिटिव था, लेकिन उसको और कोमॉर्बिड केस था, तो और लंबी बीमारी हुई थी कहीं उसकी, जिनको मैं क्लियर बता नहीं सकता। तो वहाँ पे 2 दिन पहले हमारी टीम जो उसके संपर्क में जो लोग आए, उनके घर वाले और जितने भी उनके संपर्क में जो लोग आए, उनके कोविड के सैंपल लेने के लिए गए थे। वो बोला था कि पुलिस को साथ लेके जाना जब भी उनके घर जाए, लेकिन बाई मिस्टेक से जो हमारी टीम है, मोबाइल टीम, वो पुलिस को लेकर नहीं गई। वहाँ वैसे चली गई सैंपल लेने के लिए। वहाँ पे जो उनके घर वाले थे, उन्होंने हमारी टीम के साथ मारपिटाई की। पीएचसी स्वस्थ टीम एक छिंदरपाल नामक व्यक्ति की, जिसकी कोरोना में मौत हो गई थी, ज्योतिसर गांव का रहने वाला था, उसके परिवार की सैंपलिंग के लिए टीम आई थी। तो परिवार वालों को जैसे उन्हें सैंपलिंग के लिए बोला, उस परिवार ने 5-6 लोगों ने मिलकर एकदम स्वास्थ्य विभाग की टीम पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। एम्बुलेंस तोड़ दी। लेडीज जो डॉक्टर वगैरह थी, नर्स वगैरह थी, उनके साथ बदतमीजी करी है। तो जिसके संबंध में हमने डॉक्टर अंजू जो एसएमओ है बारना पीएचसी बारने में, उनकी कंप्लेंट पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।